Very good morning to you, students. Now, today we are in our history class, and today the lesson that we are going to cover is Chapter 9, Changing Life, Part 1. Okay? So now, changing life का मतलब क्या होता है? यानी कैसे हमारी जो जिंदगी में, कैसे हमारे रहन सहन में, कैसे हमारे पढ़ाई लिखाई में, कैसे हमारे दवाइयों में, हमारी तकनीकियों में, अपने टेक्नोलॉजी में कैसे क्या क्या चेंजेस आ गए और उससे कैसे हमारी जिंदगी पे प्रभाव पड़ा, वो हम सीखेंगे। सो यहाँ पे उन्होंने जो दशक कवर किए हैं वो है 1961 to 2000. Now, the speed of change in the 20th and 21st centuries has been tremendous. Tremendous यानी बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी दिखाई देने लगी हमें. Okay? Human life is changing rapidly. Things which we could not have even imagined earlier are now part of reality. In ancient and medieval periods, religion was an important part of a person's identity. Now, modernization has posed some challenges before all religions, be it Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, or Judaism. Dr. Babasaheb Ambedkar brought about a sea of change in traditional mindset. He brought it about through the medium of Indian Constitution. अब जो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशरों को क्या हुआ था, उन्होंने जाति के हिसाब से जो उन्होंने भेदभाव किया था कि ये कल्चर अलग है, ये अलग है, वो क्या हुआ, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संविधान के द्वारा, जो इंडिया की संविधान के द्वारा उन्होंने काफी इसमें परिवर्तन लाए. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान. So according to our constitution, all Indians are equal before the law and they cannot be discriminated against the basis of race, religion, caste, gender or place of birth. यानी इसके मुताबिक, हमारे संविधान के मुताबिक किसी भी इंसान के ऊपर जाति विषय या उनके जो भी यानी उनके जो जेंडर होते हैं, यानी वो औरत आदमी का भेदभाव न करके बच्चों के बीच में, या वो कहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश के बेसिस के ऊपर हम उन पे भेदभाव नहीं कर सकते. सब इक्वल है. All citizens have a right to freedom of speech, expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form association, freedom to move, to live and settle down anywhere in Indian territory, and to practice any occupation. Indian citizens living anywhere in India enjoy the right to nurture their language, script and culture. अब इंडिया जो है, इंडियन जो है, वो देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो वो अपने कल्चर, यानी वो अपने जो फेस्टिवल्स है, वो अपनी जो संस्कृति है, वो अपनी जो रीति रिवाज है, वो सारे वो एक कहीं भी मना सकते हैं, वो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, वो कहीं भी एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के. ये जो प्रावधान है, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान. दिस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुक द फाउंडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. जो जाति विषय उन्होंने जो भी भेदभाव किए थे उनको पूरी तरह झंझोड़ दिया, हिला दिया. इट हेल्प टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ वोकेशंस रनिंग इन द फैमिली ऑब्सोलीट. यानी जो भी प्रथा एक चलती जा रही थी, घिसी पिटी प्रथा है, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया. became the trend in every field of life. अब ये जो इक्वालिटी थी वो ना सिर्फ संविधान तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी, वो सारे क्षेत्रों में, जिंदगी के सारे क्षेत्र में दिखाई देने लगा. अब ये हमारे इस टाइम में ये जो ब्लू बॉक्सेस, कलरफुल बॉक्सेस है, वो नहीं है. Okay? Thus began a series of minor and major changes in the society. Now anyone can go into a restaurant irrespective of his religion, race, caste or gender. In fact, we see boards outside the restaurant welcoming all. अब पहले क्या होता था, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को ही आना जाने की जो सुविधा, अभी जैसे जाति ही नहीं है, किसी में भेदभाव ही नहीं है, तो कोई भी रेस्टोरेंट में जिसके पास जाने का मन हो, पैसे हो, वो जा सकता है, कहीं भी खा सकता है, कहीं भी उठ बैठ सकता है. Another very significant change during the post independence period. Post independence जो 1961 है, इंडिपेंडेंस हमारा कब हुआ, 1947 में. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो टाइम था, वो उस पे राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये भी उन्होंने संविधान, यानी गवर्नमेंट अगर कोई काम अपना ढंग से नहीं कर रहा तो बिना हिचके, बिना रोक टोक या डर के वो बता सकता है, कह सकते हैं कोई भी. Earlier, there were limits on expressing any opinion against a political rulers. पहले जैसे ब्रिटिशरों के खिलाफ या किसी राजा महाराजा के खिलाफ बात करना
इतना फ्रीडम नहीं था. Now Indian citizens can register their protest against the policies of government through newspapers, speeches, or other media. Now, the institution of the family. During the pre-independence period, the institution of family was an important identifying feature of Indian society. India was known all over the world as a country of joint families. However, the wave of globalization has now given an impetus to the system of nuclear families. Social welfare. The objective to establish the welfare state has been incorporated in the constitution itself. India is the first country in the world to do so. The social welfare programs aim to make opportunities for full-time employment, healthcare, education, and development available to all Indian citizens. Indian society is riddled with large-scale economic, social, educational, and cultural inequalities. However, it is necessary that opportunities for development reach women, children, the differently abled, the scheduled caste, as well as tribes, as well as other minorities. This was the greatest challenge facing the government during the post-independence period. That is why on 14 June 1964, the Government of India constituted the Ministry of Social Welfare. Under this ministry, various programs are implemented for nutrition and child development, social security and social protection, women's welfare and development. A similar arrangement exists at the state level too. यानी उन्होंने ना कि सिर्फ जाति निकाला, लेकिन जो विमेन के लिए जो सोशल वेलफेयर है, ये सारी चीजें भी उन्होंने गवर्नमेंट में उन्होंने शुरुआत की थी. ये कब की? 14 जून 1964 में. उन्होंने इसमें क्या किया? बच्चों के लिए भी उनकी जो पोषण है, उनके खाने पीने का सारा कुछ उन्होंने इसमें, उनकी जो दवाइयां थी उनका भी उन्होंने प्रावधान उसके लिए भी कर दिया. Now, scheduled caste and tribes. According to 1971 census, 22 people in India belong to the scheduled caste and tribes. इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. Laws were enacted so that they got educational scholarships and representation in parliament as well as state assemblies. Some seats are also reserved for them in government services. ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? जो शेड्यूल्ड, इनका जो निचली वर्गीय लोग थे, उनके लिए उन्होंने प्रावधान किया, जो 22वीं सदी हमारे पॉपुलेशन के होते हैं. तो इन्होंने उनके लिए भी गवर्नमेंट सर्विस में भी, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनके लिए प्रावधान किए हैं. Now, public health. The Constitution of India states that the primary duty of the government is to raise the people's standard of living, to ensure proper nutrition and to improve public health. The Ministry of Health and Social Welfare at the center helps the state government in this regard to the primary health. तो इन्होंने जैसे जो भी है प्राइमरी यानी इन लोगों के दवाइयों के लिए उनको एक उन्होंने ये किया कि ताकि जो रूरल एरियाज में यानी जो गांव खेड़ों में भी रहते हैं उनके लिए भी उन्होंने ऐसी चिकित्साएं खोली जो उनके लिए दवाइयां दे सके, मुहैया कर सके. एंड इन द 5th 5-year प्लान उन्होंने इसके लिए खास प्रावधान किया. जो वहाँ के जो आदिवासी थे या गांव खेड़े के लोग या गरीब थे उनके लिए. Efforts were made towards helping people maintain good health. यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी इन एडिशन टू एलोपैथी. ना कि सिर्फ एलोपैथिक की दवाइयां, जो हमारी यूनानी दवाइयां थी, होम्योपैथी थी, आयुर्वेदिक की जो दवाइयां थी, उन सबको उन्होंने उनके लिए भी इक्वली उनको मुहैया किया. Progress in the medical field has made life of Indians relatively free of health concern. अब जो इनमें उन्होंने जो प्रोग्रेस लाई, जो चेंजिंग लाइफ में इन्होंने जो नई नई चीजें लाई, तकनीकी लाई, जो इनके जो दवाइयों में थी, उन सब चीजों में उन्होंने क्या किया है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल किया. In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. ये भी अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट है. Hence, it is no longer necessary to go abroad for such treatment. पहले लोग विलायत जाते थे, अब्रॉड जाते थे, बाहरी देशों में अपनी जो चिकित्सा करने के लिए, अपनी जो है वो हेल्थ करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, ये इंडिया में ही पॉसिबल हो गया. Similarly, the invention of the Jaipur footwash has transformed the lives of the disabled in India. Before 1968, if a person lost a leg in an accident, he had to suffer for the rest of his life.
लेकिन प्रमोद सेठी ने क्या किया, पहले किसी एक्सीडेंट में किसी के पैर कटे थे तो उनको आजीवन उनको The artificial body parts manufactured with the help of Jaipur food technology have made it easy for the differently able to walk, foot on rough surfaces, run, go cycling, work in the fields. अब इनके इसके वजह से क्या हुआ, उनको आर्टिफिशियल लिम्स के आने के वजह से उनको अभी पहले की तरह अपाहिज की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती थी, वो सारे अपने नॉर्मल काम कर सकते थे, चल फिर सकते थे, भाग दौड़ सकते थे। Now kidney transplant. Since this surgery can now be performed in India, doctors have succeeded in saving patients' life. अभी किडनी जो थे, पहले किडनी फेलियर होने की वजह से क्या होता था, लोग मर जाते थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, किडनी ट्रांसप्लांट की भी उन्होंने सुविधा शुरू कर दी, जिसके वजह से क्या हुआ, 1971 में ये जो शुरू किया, एक क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल एट वेल्लोर इन तमिलनाडु में शुरू किया। Dr. Johnny and Dr. Mohan Rao transplanted a kidney donated by living persons into the patient's body. Nowadays, patients from underdeveloped countries come to India for such surgeries. Test tube baby, right from अभी टेस्ट ट्यूब बेबी वो होता है जब किसी को बच्चा नहीं हो सकता है नॉर्मल तरीकों से, तो वो उनको आर्टिफिशियल तरीके से में एक लैब में उन लोग वहां पे वो एक तकनीक यूज करके टेस्ट ट्यूब द्वारा उन लोग वो बेबीज को पैदा करते हैं, वो तकनीक या टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ये उन्होंने पहली बार 1978 में शुरू किया। किसने शुरू किया, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। that the experiment of test tube baby was successfully carried out at कोलकाता, उन्होंने कोलकाता में ये शुरू किया। This was the first successful attempt at artificial conception. A girl named Durga was born. This technology helped to solve the problem of childless couples who wanted children. अब इसके वजह से जो भी बच्चे ना होने के वजह से लोगों में जो एक बहुत ही पीड़ा होती थी या दुख होता था, उनको अभी इसका सामना नहीं करना पड़ता था। Now, immunization. Before 1978, every year, 6 Indian infants out of every 10 who were born faced fatal health problems in the very first year of their birth. Immunization यानी इंजेक्शन, जैसे हम देखते हैं कि पोलियो होता है, डिप्टेरिया होता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे इंजेक्शन जैसे इनोकुलेशन लाए, तो जिसके वजह से क्या हुआ, बच्चों को पहले से ही टीके लगवाते थे ताकि उनको आगे जाकर इन सब चीजों का सामना ना करना पड़ा। तो ये कौन कौन से थे वो, पोलियो, मीसल्स, टेटनस, टीबी, डिप्टेरिया एंड whooping cough. The pulse polio immunization program started in 1995 has controlled polio. अब इस वजह से पोलियो जो अभी नहीं दिखाई देता है यहाँ। ना अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटी से जब कोई भी एक सिटी डेवलप होती है, एक जगह डेवलप होती है, वहां पे सारे मेडिकल फैसिलिटीज हो या स्कूल हो या खाने पीने की सुविधाएं हो या दुकानें हो, ये सारी चीजें वहां डेवलप होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो लोग पहले जैसे अगर हम पहले देखते हैं ना कि कैसे कोई गांव होते थे तो वो डेवलप नहीं होते थे, तो क्या होते थे, लोग दूर दूर गाँव में जाते थे, कहाँ पे मेला में कहीं हाट लगते थे गांव में, महीनों में एक बार कहीं हाट लगता है, बाजार लगता था, तो वहां लोग जाते हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन के होने से क्या होता है कि कोई भी जगह जब सिटी एक कोई भी डेवलप हो जाती है तो लोग वहां से आके वहां पे बस जाते हैं। क्यों बस जाते हैं, क्योंकि वहां पे सारी जो भी, जैसे मैंने कहा, एयर, वाटर एंड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाइफ, जो एक जीवन को एक सुख सुविधा जीवन जीने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे उनको मिलती है। तो उनको ये इस वजह से इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग वहां आकर बस जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। ठीक है। नाउ रूरल एरिया, अ विलेज is a permanent settlement of farmers near the land they themselves tilled, either individually or collectively. Tilled का मतलब होता है जहाँ पे वो खुद अपना हल जोतकर चलाते हैं
और अपनी जो जमीन, या तो अपनी जमीन होती है या तो दूसरों की जमीन वो जो लेते हैं, वो उसको जो करते हैं उसको विलेजेस में ऐसे खेती बाड़ी की जाती है। Villages in India thinly populated. A dense cluster of houses surrounded by farmland is a unique feature of the Indian village. A settlement smaller than even a village is called a hamlet. Compared to the urban community, the village community is very small. Villages are not uniform across India. There are different differences based on regional and physical features. ठीक है, अब ये क्या होता है, ये विलेजेस जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि ये विलेजेस अलग अलग जगहों पे फॉर्म होते हैं, जहाँ पे इकट्ठे लोग आकर अपनी जो जगह है, फार्म लैंड है, उसको जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो किसान भाई अपने आके वहाँ पे जमीन में उपजने लगते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड क्या है? Keeping in mind the goal of rural development, a collective development scheme has come into force. Plans were made for improving farming technology, increasing the area of irrigated land, extending educational facilities, enacting the laws for land reform under this scheme. It also aimed at increasing agricultural produce as well as expanding the means of transport, health services, and scope for education in the rural areas. It was decided to give priority to economic development in villages. अब इन्होंने जो ये किया था, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था, जो हमारा कृषि क्षेत्र था इंडिया, उन्होंने अपने जो 5 ईयर प्लान्स भी बनाए, इन सब में उन्होंने क्या सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया? अपने फार्मर्स, कृषि क्षेत्र के ऊपर, ताकि कैसे वो जमीन को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, कैसे उसमें उनको एजुकेशन यानी उनको कैसे समझ आनी चाहिए कि क्या क्या चीजें, कैसे तकनीक टेक्नोलॉजी यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीनों को उपजाऊ बना सकते हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट ने इस वजह से क्या किया, ग्राम पंचायत बिठा दिए, जो सब जाति धर्मों के लोगों को जो भी उनकी समस्याओं को सुलझाते थे। टू अचीव दिस द ग्राम पंचायत एंड पंचायत समितिज एंड जिला परिषद वर एम्पावर्ड विथ मोर अथॉरिटी। उनको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पावर दे रखी थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सकते हैं। नाउ चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ, अभी इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति। अब कैसे आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आए? Earlier, every village was economically self-sufficient. A majority of villages were dependent on farming. Farm produce used to be distributed among artisans as well as payment for their work. अब पहले कैसे होता था, क्योंकि ज्यादा पैसे का लेन देन नहीं होता था, तो लोग जो जमीन थी, वो जमीन जो जिनकी जमीन थी, फार्मर्स क्या करते थे, वो अपने जो भी जैसे अगर किसी फार्मर के उधर चावल बनते हो, दूसरे फार्मर के उधर गेहूं बनते हो, तो वो आपस में अपने जो आपस में जो भी वहाँ के कलाकार थे या दूसरे लोग जो बसते थे, उनमें आपस में ये चीजें बांटकर अपने आर्थिक स्थिति से सबको वो अपने आप को सक्षम बनाते थे। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो दूसरे भी कामों में लग गए, तो अर्बन सोसाइटी जो हुई वो एक नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी और सर्विस सेंटर में भी बढ़ने लगी, उसमें धीरे धीरे जाने लगी ना। रूरल डेवलपमेंट, अब रूरल डेवलपमेंट 1961 से जो 82% जो इंडिया पॉपुलेशन थी जो गांव में बसती थी, और 1971 में परसेंटेज कितना हो गया, 80.01% हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह इंडिया जो थे भारी मात्रा से हमारे कृषि उत्पादन के ऊपर डिपेंडेंट थी। धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्रीज बिठाने शुरू की जो बाकी भी चीजें बनाने लगी। There are 3 major challenges with reference to rural development. अब रूरल डेवलपमेंट करना आसान नहीं, 3 बड़े इसमें मुश्किलात आ जाते हैं। वो कौन से? Bringing about economic development, developing facilities to meet social needs, and finally bringing about a change of attitude in matters concerning society, culture and way of thinking. यानी ये 3 क्या है, पहली तो आर्थिक स्थिति उनकी डेवलप करनी है, क्योंकि लोग इतने बिजनेस माइंडेड नहीं थे, वो ये नहीं सोचते कि हमारी वो अपना सामान आपस में एक दूसरे के साथ बांटकर मिलकर वो ही काम करते थे, लेकिन उनमें वो फिर उनमें सोच एक बदलाव लाने की जरूरत थी। सोच में मेन बात तो उनकी बदलाव लाने की। It is equally necessary to expedite irrigation projects and bring about land reforms. तो उनको
ये भी साथ में जरूरी था कि जो उनके कृषि क्षेत्र में जो थी वो भी चीजों को उन्होंने बदलाव लाने की जरूरत थी उसमें। नाउ सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज, it is necessary to give priorities to facilities for public hygiene and health care. Even even today, the rural population faces problems related to year-round provision of drinking water, toilets, open drainage, narrow roads, inadequate electrification, and lack of facilities for good quality educational फैसिलिटीज। अब सोशल नीड्स एंड फैसिलिटीज में भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत थी। यही नहीं कि सिर्फ फार्मिंग ही था, लेकिन साथ में क्वालिटी एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई में भी जरूरी है कि उनको उसमें भी अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अच्छे उनको कॉलेज होने चाहिए, लाइब्रेरीज होने चाहिए, उनको रिक्रिएशन यानी घूमने फिरने के लिए जैसे जगहें बनानी चाहिए, जैसे बगीचे हो या पार्क्स हो, या उनको यानी इन इन शॉर्ट टॉयलेट ड्रेनेज यानी प्रॉपर, लोग पहले खुले में जाके शौच करते थे तो शौचालय होने चाहिए। तो ये सारी चीजें पानी पीने के लिए होने चाहिए, पीने लायक पानी होना चाहिए, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना था। तो इनमें भी काफी सारी फैसिलिटीज में डेवलपमेंट स्कीम्स उन्होंने लाए, फायर प्लान्स बनाए गवर्नमेंट में। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्ट्रेबल रिमार्केबल अचीवमेंट, महाराष्ट्र में इसमें काफी मात्रा में हमें प्रोग्रेस दिखी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल जिला परिषद उन्होंने बिठाए 1962 में, जहाँ पे उन्होंने ऑल्सो न्यूट्रिशियस डाइट यानी पोषणदायक खाना मिले 1970-71 के बीच में उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने रूरल वाटर सप्लाई स्कीम भी शुरू की, जहाँ पे उन्होंने कुएं और पाइप्ड वाटर लाइन यानी कुओं से या नदियों से पीने लायक पानी घरों तक पहुंच सके, ये काम किया। एंड 1971 और ये 16 नहीं है, 1977 है, गलती से प्रिंट हुआ है। और उन्होंने छोटे छोटे ऐसे बांध भी बनाए, डैम्स। So this is what how they develop the social needs and facilities. Now rural electrification यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाना, पावर सप्लाई कैसे पहुंचाना। इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब सिर्फ अंधेरे में तो कोई काम हो नहीं सकता है, बिजली तो चाहिए। तो लोगों को उन्होंने ऑटोमेटिक पंप्स बिठाए जो वाटर फील्ड्स में हो, वाटर फील्ड्स जो पंप्स जो चलाते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन प्रोवाइडेड टू 3000 विलेजेस इन इंडिया। 3000 ऐसे गांव में उन्होंने बिजली पहुंचा दी। बाय 1973 इट रीच्ड टू 1,38,646 विलेजेस। इतने गांवों में उन्होंने बिजली पहुंचाई। फ्रॉम 1966 it was decided to supply more electricity for pumps and borewells. Rural Electrification Corporation was established in 1969. Rural electrification cooperative societies came into being in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh. इन सारी जगहों में स्टेट्स में उन्होंने बिजली पहुंचाई। नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ वो देखेंगे। A village industry planning committee was formed to help development of industries in rural areas. By 1972, 1,06,000 persons got employment under this scheme. The government of Maharashtra also started residential high schools known as Vidyaniketan in Satara, Aurangabad, Nasik and Chikaldara. This purpose is provided the best quality education to intelligent and meritorious village students living in unfavorable conditions. तो जो भी बच्चे जो गरीब थे, जिनको सुख सुविधा नहीं थी पढ़ाई लिखाई में, उनको पढ़ाई देना ये उनका ये एक एम था, इसके द्वारा उन्होंने किया। As per the recommendation of the Kotari Commission, agricultural universities were also started at Rahuri, Akola, Parbhani and Dapoli in Maharashtra. उन्होंने ये सारी जगहों में कोठारी कमीशन के द्वारा उन्होंने शुरुआत की। In recognition of the work done in the field of education, UNESCO awarded its international prize for the spread of literacy to Maharashtra in 1972. अब महाराष्ट्र ने इतना अच्छा काम किया तो यूनेस्को जो थे उन्होंने इंटरनेशनल प्राइज भी दिया महाराष्ट्र को पढ़ाई के मामले में, लिटरेसी यानी पढ़ाई एजुकेशन के फील्ड में जो उन्होंने काम किया उसके लिए।
In this way, overcoming the obstacles at the beginning of post-independence period, India began to develop and make progress. तो इस तरह से बहुत ही मुश्किलात थे, जैसा हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में पूरी तरह इंडिया तहस नहस जो हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीजें चेंजेस लाई और उन्होंने इंडिया को एक प्रोग्रेस के दिशा में चले गए।